सो आज की क्लास का टॉपिक शुरू करते हैं बच्चों। इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक डिस्कस करा था बच्चों हमने। इसमें हमने क्लासिफाई करा था 3 पार्ट्स में, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। एंशिएंट इंडिया का टाइम जोन दीपांशु। सर 2 लाख बीसी से 1206 एडी। तो सबको याद हो गया 2 लाख बीसी से 1206 एडी। यहाँ पर हमने डिवीजन करा था एंशिएंट इंडिया का। स्टोन एज सामने लिखा हुआ है, वहां से भी देख सकते हैं आप। पहला स्टोन एज, स्टोन एज के बाद क्या आया वो क्वेश्चन में 4 ऑप्शन लगाएगा, आपने याद कर लिया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद क्या आया? वैदिक एज, वैदिक एज के बाद हरजस, हरजस कौर। वैदिक एज के बाद लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक एज के बाद हमारे किंगडम शुरू हुए। मेरा क्वेश्चन मैंने आपके लिए डिस्कस करा था, पहला डायनेस्टी का नाम बताओ। हरजस कौर, पहली डायनेस्टी याद कराई थी मैंने। कौन बोल पाएगा? दीपांशु, पहली डायनेस्टी। सर स्लेव डायनेस्टी है जी, स्लेव? अरे नहीं, क्या बात कर रहे हो? अरे मिडिवल इंडिया की बात हो रही है। अभी यहाँ कोई बच्चा बोलना चाह रहा था। हरियंका। हाँ, किंगडम में सबसे पहली डायनेस्टी हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई, कौन सा साम्राज्य आया? कौन बोलेगा जल्दी? शिशुनाग। शिशुनागा डायनेस्टी। शिशुनागा डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई? क्या बढ़िया बात है अनन्या। नंदा। नंदा। नंदास। नंदा में आखिरी राजा का नाम क्या था? अरे आपने सीरियल देखा होगा, आखिरी राजा। उसने एक पंडित का अपमान करा था राज दरबार में, तो उसने अपनी चोटी खोल ली थी और प्रतिज्ञा करी थी कि नंद पद्मानंद वंश। सर। है जी, क्या 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 नाम बोला? महापद्मानंद। धनानंद। पद्मानंद। अरे धनानंद, धनानंद, धनानंद। हाँ धनानंद था। और उस वक्त ब्राह्मणों की पोजीशन बड़ी सुप्रीम थी। राज दरबार में आते थे तो राजा को अपनी गद्दी खाली करनी होती थी और पंडित को इनवाइट करना होता था बैठने के लिए। तो इन्होंने ऐसा नहीं करा, धनानंद ने। तो अच्छा, उस पंडित का नाम कोई बता सकता है? उस ब्राह्मण का नाम? कौटिल्य। कौटिल्य का एक और नाम था, अरे नाम बताओ। कौटिल्य, एक और नाम, पूरी क्लास। चाणक्य। 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 तो उसे बड़ा अपमान सा महसूस हुआ और उसने प्रतिज्ञा करी वहीं राज्यसभा में कि मैं धनानंद का, नंद वंश का समूल नाश करूंगा। और उसने एक छोटे से बच्चे को तैयार करा और फिर वार हुई और नंदा डायनेस्टी खत्म हो गई। और यहाँ पर शुरू हो रही है मौर्यन डायनेस्टी। पहला राजा, पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये सब मजेदार खेल चलेगा। अच्छा, मिडिवल इंडिया का टाइम जोन जल्दी से एक बार रिवाइज कर रहे थे जी अक्षित गुप्ता। मिडिवल इंडिया सामने स्क्रीन पर भी अवेलेबल है, जल्दी बताएं। 1206 एडी से 1757 एडी। 1757 एडी। यहाँ मिडिवल इंडिया में मैंने कहा था 1206 एडी में सबसे पहली डायनेस्टी को क्या बोला गया? पहला राजा स्लेव था, क्या बोला गया? अभी दीपांशु ने बोला है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी। पिछली क्लास में भी बच्चों ने बताया था स्लेव डायनेस्टी में एक के बाद एक 11 रूलर आए, 11 रूलर। पहला राजा कौन बताएगा? दीपिका, पहला राजा जिसने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन शुरू करी थी। कुतुब मीनार सबको याद है भैया, कुतुब मीनार तुम्हारी दिल्ली में। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन जरूर शुरू करी थी, लेकिन कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हुई थी, उससे पहले डेथ हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो उसके बेटे ने जब वो गद्दी पे बैठा तो ये कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। मेरा क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे का नाम चिराग गुप्ता, जिसने कंस्ट्रक्शन पूरी करी थी कुतुब मीनार की। अवंतिका, हाँ बोलो बोलो चिराग। नहीं। कौन बताएगा? इल्तु, कौन बताएगा? इल्तुतमिश। क्या नाम बोला है मैंने अनन्या? इल्तु, इल्तुमिश। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश उसके बेटे ने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करी थी कुतुब मीनार की। तो वापस आ रही है जी। और यहाँ हिस्ट्री में 1757 तक का खेल चल रहा है। मुगल एम्पायर यहाँ पर चल रहा है। यहाँ बंगाल पर कब्जा हो गया, यूरोपियंस आ गए थे और यूरोपियंस में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में सबसे पहले कहाँ कब्जा करा? बंगाल। उस जमाने का बंगाल, आज का, आज का, अरे आज तो बंगाल के वैसे ही 2 टुकड़े हो चुके हैं। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन आ रहा है, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल को फॉलो करने के लिए बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। जिसने करे थे गवर्नर जनरल एंड वॉइस राय,
जिसने करे थे, मैं उसका नाम पूछना चाह रहा हूं, जिसने हिंदुस्तान में डिवाइड एंड रूल फॉलो करा, जिसके चलते आजादी के वक्त हिंदुस्तान के दो टुकड़े हुए, इंडिया एंड पाकिस्तान। कौन बताएगा? वॉइस रॉय। अरे ध्यान से सुनो। लॉर्ड कर्जन सर, कर्जन। हाँ, वॉइस राय सुन लो एक बारी। पार्लियामेंट से, ब्रिटेन की पार्लियामेंट से किसी एक मेंबर को वहां से नॉमिनेट करके हिंदुस्तान को कंट्रोल करने के लिए भेजा जाता था। वहां पार्लियामेंट में ब्रिटेन में जितने भी मेंबर्स है, सबके नाम के आगे वॉइस राय लगता है। तो वॉइस राय तो वहां सारे मेंबर्स के आगे लगता है जो पार्लियामेंट के मेंबर है। जब वो हिंदुस्तान में आते थे तो आते ही उनका नाम हो जाता था गवर्नर जनरल एंड वॉइस राय, गवर्नर जनरल एंड वॉइस राय ऑफ इंडिया। तो हिंदुस्तान में गवर्नर जनरल एंड वॉइस राय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने हिंदुस्तान में डिवाइड एंड रूल को फॉलो करते हुए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक हिंदुस्तान में कब्जा किया जा सके और ड्रेन ऑफ वेल्थ किया जा सके, एक्सप्लॉयटेशन किया जा सके, तो उन्होंने बंगाल के डिवीजन कर दिए, ये कहकर कि बहुत बड़ा बंगाल है, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन एक्चुअली में मुस्लिम बहुल इलाके को उन्होंने ईस्ट बंगाल का नाम दिया और हिंदू बहुल इलाके को उन्होंने वेस्ट। अरे हिंदी समझ में आती है ना आदित्य देव? हिंदू बहुल, जहां पर हिंदू बहुत ज्यादा थे और जहां पर मुस्लिम बहुत ज्यादा थे, उन्होंने ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल डिवीजन कर दिया और मुसलमानों के साथ मिलकर एक पार्टी बना दी उनको फेवर करते हुए। अंग्रेजों ने बनाई है और पार्टी का नाम था, कौन बताएगा? अनन्या, पार्टी का नाम अंग्रेजों ने बनवाई थी मुस्लिम नेताओं को मोटिवेट करते हुए। मुस्लिम मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, क्या बात है, क्या बात है, मुस्लिम लीग पार्टी बना दी। और आगे जाके ये डिवाइड एंड रूल का सिस्टम कंट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। याद रखना, उस जमाने में जब आजादी हुई तो इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग टुकड़ों में था। एक को बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान और दूसरे को बोलते थे वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान। लेकिन वॉर के टाइम पर, अरे हिंदुस्तान में कितने अटैक हुए हैं आजादी के बाद आज तक? कितनी वार हुई है? जल्दी बताओ कोई, अब टॉपिक चल रहा है। 3 अटैक हुए हैं। कोई बता सकता है किस किस के साथ? 3 तो पाकिस्तान के साथ ही हुई है। अरे कोई और बताओ। वो बच्चा कह सर रहा चाइना के साथ 2। दो हाँ। चाइना के चाइना साथ, के साथ, 3 पाकिस्तान के साथ, मतलब 5 लड़ाइयां लड़ ली हिंदुस्तान ने आजादी नहीं के बाद। सर, अरे जल्दी बताओ, खबरदार कोई गूगल माता के पास गया तो। सर एक बांग्लादेश के हुई थी, एक पाकिस्तान। अरे अरे टोटल अटैक कितने हुए हिंदुस्तान पे, वॉर कितनी हुई है हिंदुस्तान में आजादी के बाद? 3 वॉर हुई है, 2 पाकिस्तान के साथ और एक चाइना के साथ। 2 पाकिस्तान और एक चाइना के साथ। एक पाकिस्तान की वॉर में हमने पाकिस्तान के एक हिस्से को इंडिपेंडेंट कंट्री बनवा दिया यूएसएसआर की हेल्प से, यूएसएसआर की हेल्प से, और नाम रखा गया ईस्ट पाकिस्तान। इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया और नाम रखा गया, अरे जल्दी जल्दी बोलते जाओ, बांग्लादेश। बांग्लादेश इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। और एक बार पाकिस्तान के साथ जो वॉर हुई थी तो हम लाहौर तक चले गए थे, फिर ट्रीटी हो गई, यूएनओ का प्रेशर आया और मामला सेटल हो गया। एक बार चाइना के साथ वॉर हुई। इस चाइना की वॉर में हमें बहुत बड़ी शिकस्त, दीपांशु समझ में आता है? शिकस्त, हार झेलनी पड़ी थी। हमारा हजारों किलोमीटर पहाड़ का एरिया चाइना ने कब्जा कर लिया और वो दिन और रात दिन कभी हम उस एरिया को कवर नहीं कर पाए हैं। और अभी भी आए दिन झगड़ा होता रहता है। उसकी आर्मी हमारे पहाड़ों को कवर करना चाहती है, लेकिन वो तरह तरह का फिर न्यूज में हाईलाइट हो जाता है। अब हमारी आर्मी स्ट्रांग हो गई है तो फिर वो पब्लिसाइज हो जाता है, यूएनओ में मैटर पहुंच जाता है, तो फिर वो वहीं का वहीं मैटर सॉल्व हो जाता है। तो आज का टॉपिक चलाते हैं जी आगे। सर जैसे कारगिल वगैरह की जो वॉर हुई है उसको काउंट नहीं करेंगे? उसको वॉर कहा ही नहीं गया ना, वो तो एक छोटी सी वॉर थी जिसको देखो हिंदुस्तान में 3 वॉर हुई है। तीनों वॉर का मतलब है हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड होना। वो तो छोटी सी वॉर थी हिंदुस्तान की कुछ आर्मी, इतनी बड़ी आर्मी है हमारे पास सारे। हम जब वॉर उसे कहते हैं जब हमारे सारे रिसोर्सेज उस वॉर पर लगा दिए जाते हैं, सारे रिसोर्सेज, कंट्री के फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। सिर्फ एक राइट छोड़ा जाता है, जिंदा रहने का अधिकार। बाकी सारे राइट जो हमें मिले हैं बाय बर्थ, वो सारे राइट सस्पेंड कर दिए जाते हैं। अरे कितने फिर क्वेश्चन आ रहा है, सिविक्स का क्वेश्चन आ रहा है बच्चों। हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कितने फंडामेंटल राइट्स मिले थे? अरे जल्दी बताओ। 6।
अरे बच्चे, साथ में जैसे आजकल एक्सपेंड हो गया था। छह फंडामेंटल राइट हैं आजकल, लेकिन जब हमारा संविधान बना था तो हमें 7 फंडामेंटल राइट्स मिले थे, 7। एक राइट हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। नाम बताओ दीपांशु। सर राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 30। तो राइट टू प्रॉपर्टी सस्पेंड हो गया। विनोबा भावे ने रिवोल्ट चलाया था, महात्मा गांधी के फॉलोअर है, और उनके कहने से राइट टू प्रॉपर्टी पहले अधिकार खत्म हुआ और फिर जमींदारी एक्ट को अबॉलिश करा था। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन के लिए क्या इंट्रोड्यूस करा था? आप सबने इंडियन इकोनॉमी 12th के पहले चैप्टर में पढ़ा, इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ताकि वेल्थ का ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जा सके। तो हिंदुस्तान में आजादी के बाद महात्मा गांधी के फॉलोअर विनोबा भावे ने रिवोल्ट चलाया कि ये सारी जमीन गांव में, बाकी सब तो लैंडलेस लेबरर है, और सारी जमीन पर कब्जा जमींदार का है और वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। तो सारी जमीन बाकी बंधुआ मजदूर लैंडलेस लेबरर्स में बांट दो, जो खेती करते आए हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। उसके लिए राइट टू प्रॉपर्टी सस्पेंड करना पड़ा। लीगल राइट है वो, आज भी लीगल राइट है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं रहा। विनोबा भावे के कहने से सस्पेंड हुआ। सबको क्लियर बच्चों? दीपांशु? यस सर। तो टॉपिक को आगे चला रहे थे जी। हमारा यहाँ एंशिएंट इंडिया चल रहा था, जल्दी से एक बार उसका डिस्कशन कर रहे हैं। पहले हमने पढ़ा था ये स्टोन एज क्लासिफाइड इन 3 पार्ट। पहला पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज बोले तो ओल्ड स्टोन एज। दीपांशु टाइम जोन बताएं जरा जल्दी से। सर 2 लाख बीसी से 8,000 बीसी तक। उस जमाने में इंसान को होमोसेपियन कहा जाता था, जंगलों में इंसानों की तरह भटकता था, बड़ा मुश्किल से फूड गैदर करता था, और ऐसी कंडीशन में पत्थर मारता था। कहानी सुना चुका हूं, जानवर मर जाता था तो इंसान बच जाता था, कच्चा मांस खाता था। वक्त बदला, लाखों साल निकल गए इसमें, स्टेट ऑफ माइंड इंसानों का ग्रो कर गया। मेसोलिथिक एज, मिडल स्टोन एज, टाइम जोन 8000 बीसी से 4000 बीसी। यहां पर उन्होंने एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हो गया, लाइफ कुछ कंफर्टेबल हो गई, ग्रुप बनाकर रहना शुरू कर दिया। यहां मैंने बताया था मध्य प्रदेश में भोपाल के पास एक गुफा मिली, जिसमें हमें पता चला कि हमें पिक्चर्स बनाना, बर्ड, एनिमल, ह्यूमन की फोटोग्राफ, पिक्टोग्राफिक सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया था। इंसानों को फोटोग्राफी करना आ गया था। और आगे हमने बताया नियोलिथिक एज बोले तो न्यू स्टोन एज। यहां बहुत बड़ी जानकारी हासिल हो गई इंसान को, आग के बारे में पता चल गया। अरे कौन से पत्थर का, अनन्या कौन सा पत्थर बताया था आग जलाने के लिए? अनन्या? से याद नहीं। अरे दीपांशु कौन सा पत्थर? चकमक पत्थर। चकमक पत्थर। तो चकमक पत्थर को आपस में टकराने से, अरे तुम्हारे लाइटर में वही लगा होता है, आग आग पैदा होती है, और फिर उसकी हेल्प से उनकी प्रोटेक्शन, इंसानों की प्रोटेक्शन हो गई। रात को आग जला के रखते थे तो जानवर नहीं आता था पास में। व्हील का आविष्कार हो गया था। यहाँ पर मेटल की बात करी थी, सबसे पहला मेटल, अनन्या सबसे पहला मेटल जिसकी खोज हुई कौन सा था? कॉपर। अच्छा, इसे ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। यहाँ बताओ, मैंने बताया था मिश्र धातु, अलॉय। अलॉय का मीनिंग मांग रहा हूं मैं, अनन्या, अलॉय क्या होता है? Mixture of two or more metals to improve its properties. और मेरा अगला क्वेश्चन है कि जो ब्रॉन्ज है उसमें कौन से दो चीजें मिक्स की जाती है? क्वेश्चन आएगा, ये साइंस का क्वेश्चन बीच में चल रहा है। कॉपर और निकल। कॉपर एंड निकल। यहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज शुरू हो चुकी है। यहाँ हम लोगों ने पूजा करनी शुरू कर दी है, देवी की पूजा करनी शुरू कर दी है इंसानों ने नियोलिथिक एज में। यहाँ हमने बुल की पूजा करनी शुरू कर दी है। एग्जामिनर क्वेश्चन में कैरी कर लेगा। और इस तरह से एंशिएंट इंडिया में स्टोन एज का काम खत्म। दीपांशु यहाँ तक क्लियर है? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, ये हाँ। नियोलिथिक के बाद ये कौन सी पीरियड चल रहा है? नियोलिथिक एज में ही जो आखिरी पड़ाव था, देखो नियोलिथिक एज 4000 बीसी से 2500 बीसी चल रहा है। इसी में हमने मेटल की खोज करी थी, कॉपर की, जिसकी वजह से, कॉपर की वजह से इसी नियोलिथिक एज को बोला गया चाल्कोलिथिक एज या ब्रोंज एज। इसी को ही बोला गया चाल्कोलिथिक एज, अलग से नहीं है। क्लियर है? ओके सर। यहां मैं बता चुका हूं, हमने कुल्हाड़ियां बनानी शुरू कर दी है, कॉपर का यूज करना शुरू कर दिया है। कुल्हाड़ी एक्सेस का मतलब हम मेसोलिथिक एज में भी एक्सेस बना चुके हैं, लेकिन वहां एक्सेस हम कैसे बना रहे हैं? लकड़ी के डंडे पर हम लोग नुकीले पत्थर बांध रहे हैं और फिर उसको यूज कर रहे हैं जानवरों को मारने में।
लेकिन नियोलिथिक एज में हमने मेटल का यूज करके कुल्हाड़ी बनानी शुरू कर दी है, जंगलों को साफ करना शुरू कर दिया, ग्रुप में रहना शुरू कर दिया, टूल्स बनाने शुरू कर दिए मेटल्स की हेल्प से, पका हुआ मांस खाना, मैंने बता दिया था, आग आग की जानकारी से हमारी प्रोटेक्शन होने लग गई है, और इसके अलावा हमने मांस को भून कर खाना शुरू कर दिया। आगे चलते हैं बच्चों, स्टोन एज का खेल खत्म, लिखना अभी आया नहीं है, पढ़ना आया नहीं है। बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। अनन्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टोन एज के बाद टाइम जोन बताएं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, अनन्या टाइम। 2500 BC to 1500 BC। 2500 बीसी से सब याद करते जाएं जी, 1500 बीसी। यहां पर सबसे पहला पॉइंट, उस जमाने में पूरी दुनिया में 4 सिविलाइजेशन चल रही थी अलग अलग जगहों पर। मैंने चारों सिविलाइजेशन आपको याद कराई है, ये चारों की चारों ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। नाम याद करो, चाइनीज सिविलाइजेशन, दूसरा मैंने बोला था इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडस सिंधु नदी के आसपास डेवलप हुए बहुत सारे शहर। तीसरी बात मैंने बोली थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, और एक और बात बोली थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इन चारों का नाम दीपांशु। सर चाइनीज सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन। कोई और बोलेगा? कौन बोलेगा? कोई एक बच्चा और ट्राई करेगा जल्दी से। आसिफ बोलोगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन। बिल्कुल बढ़िया, आगे चलते हैं जी। तो यहाँ पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। करीब करीब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन 1000 साल चली। अगर आपने मोहनजोदड़ो की पिक्चर देखी है तो भैया एंड में वो पूरा का पूरा नगर पानी में चला जाता है। तो कुछ ऐसा डिजास्टर आया जिसके चलते वो सारे शहर जो सिंधु रिवर के आसपास बसे, वो सारे के सारे तहस नहस हो गए। और हम हजारों साल बाद खुदाई के दौरान ऐसे शहरों को खुदाई के दौरान ढूंढ रहे हैं, उनका नाम लिख रहे हैं, और खुदाई में हमें पता चल रहा है कि हम लोगों को उस जमाने में ऐसी जानकारियां प्राप्त हो चुकी थी, सोसाइटी इतनी डेवलप कर चुकी थी, लोगों का स्टेट ऑफ माइंड इतना नॉलेजेबल हो चुका था को जानने की कोशिश। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, टाइम जोन याद कर लिया, 2500 बीसी से 1500 बीसी। यहाँ पर बहुत सारे शहर इंडस रिवर के आसपास डेवलप हो गए। कुछ मैंने फेमस शहरों के नाम आपको याद कराए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, बनवाली। कौन बोलेगा? दीपांशु बोलना नाम जरा। सर हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, लोथल, जो क्या था लास्ट, क्या था? बनवाली, बनवाली। बनवाली। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद करें, इन सारे शहरों में, इन सारे शहरों में जो सबसे ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो नाम याद कर लो, हड़प्पा। हड़प्पा ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का शहर हड़प्पा। अभी अभी धोलावीरा, अरे एक नाम बोला है मैंने, दीपांशु बोलना मैंने क्या बोला है? धोलावीरा। धोलागिरा। धोलावीरा नई साइट का एक्सकेवेशन हुआ है। ये साइट इतनी बड़ी है कि वो पूछ ले लेटेस्ट साइट कौन सी पता चली? धोलावीरा। लार्जेस्ट साइट, लार्जेस्ट शहर कौन सा मिला? धोलावीरा। लार्जेस्ट की बात करें, लेटेस्ट की बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन का शहर, तो धोलावीरा। ओल्डेस्ट की बात करें तो क्या है नाम? जल्दी बोलते जाओ। ओल्डेस्ट हड़प्पा। 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 अच्छा, मैंने मोहनजोदाड़ो का मीनिंग बताया था, माउंट ऑफ डेड बोले तो, अरे बताया तो था। मुर्दों का टीला। मुर्दों का टिल्ला। मुर्दों का टीला, ये मीनिंग है इसका। मोहनजोदाड़ो बोले तो डिक्शनरी मीनिंग माउंट ऑफ डेड, बोले तो मुर्दों का टीला। तो चीजें याद करना चाह रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। करीब करीब 1000 साल के आसपास तक ये सारे शहर चले और कुछ जलजला आया। अलग अलग हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये टाइम थोड़ा आगे पीछे चलता है। तो 4 अर्लीस्ट सिविलाइजेशन के नाम याद कराए। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सभी शहरों की खास बात, सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग। सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग भैया, आज अगर हम हिंदुस्तान के शहरों को देखते हैं तो, अरे आप अगर करोल बाग को देखें, दिल्ली को देखें, तो सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग नहीं है। हर इलाके के पास कहीं झुग्गी झोपड़ी है, कोई प्रॉपर शेप नहीं है गलियों की, सड़कों की, कहीं छोटी है कहीं बड़ी है, कहीं लोगों ने कब्जा कर लिया, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रखी है।
जबकि अरे हिंदुस्तान का एग्जांपल बता रहा हूं दीपांशु, चंडीगढ़ का नाम आपने सुना है? चंडीगढ़ अंग्रेज ने बसाया। यस सर। तो भैया चंडीगढ़ की यस बात सर। करें तो सारी सड़कों का साइज एक जैसा, सारे पार्क एक जैसे, सारी बिल्डिंगों की हाइट एक जैसी, कंस्ट्रक्शन एक जैसा। तो वहां है चंडीगढ़ एग्जांपल है सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग। सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग उस जमाने में कई हजार साल पहले की बात कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की कॉमन बात, सभी शहरों में सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग की बात हो रही है। शेप की जानकारी हो चुकी थी। अरे आपको छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है कि इसको क्या बोलते हैं दीपांशु? सर्कल। अरे बोलते जाओ जल्दी जल्दी। दीपांशु इसे क्या सर्कल। बोलते हैं? रेक्टेंगल। रट्टा मारते हो तुम रेक्टेंगल। बचपन में, बचपन में रट्टा मारते हो, इसे क्या बोलते हैं? स्क्वायर। तो ये शेप, इस स्क्वायर। शेप की जानकारी आपको दी जाती है जब आप छोटे होते हो। और जब बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाता है तो इसके लेकर कैलकुलेशन और फिर सोसाइटी। अच्छा ये तो प्लेन फिगर्स हो गई। अगर मैं सॉलिड फिगर की बात करूं तो क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंड्रिकल शेप, वेसल्स, तो ये सब आपको रटवाए जाते हैं बचपन में। वहां हमने देखा उस जमाने में इंसानों को शेप की जानकारी थी। उन्होंने रेक्टेंगुलर ब्रिक्स का यूज करना शुरू, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जब पहली बार शेप की जानकारी के बेसिस पर उन्होंने कंस्ट्रक्शन करी, क्यूबॉइडिकल ब्रिक्स का यूज करा। तो सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग पहली बार जब ये अचीवमेंट हुई होगी तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। आज हजारों साल बाद भी हिंदुस्तान के सारे शहर सिस्टमेटिक टाउन टाउन प्लानिंग का डिपार्टमेंट हर शहर ने बना रखा है। हमारा एमसीडी भी संभालता है टाउन प्लानिंग। मैप पास कराना होता है, उसमें पहले से ही गाइडलाइंस होती है, मैप के अकॉर्डिंग ऐसा बनना चाहिए, इतना एरिया ओपन होना चाहिए, सड़कें इस साइज की होनी चाहिए। लेकिन लोग सरकारी सिस्टम को ताक पर रखकर कंस्ट्रक्शन करते हैं। दीपांशु बात समझ में आ रही है? नो सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग। यस सर। शहरों की, दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया है और उसकी बात कर रहा हूं मैं। ग्रेट बाथ सिस्टम, ग्रेट बाथ सिस्टम। अच्छा इससे पहले एक बात बताता हूँ, ये टाउन डिवाइडेड इनटू, अरे शहर दो भागों, उस जमाने के शहर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इतने सारे शहर बताए मैंने, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, धोलावीरा, इन सभी शहरों की खास बात, ये शहर दो पार्ट्स में, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। ये अपर पार्ट एमसीक्यू में नहीं मिलेगा, वहां हमेशा सीता दल लिखा होगा। अरे दीपांशु मोहनजोदड़ो की पिक्चर देखी है? मोहनजोदड़ो, यस सर। मोहनजोदाड़ो में वो जो बच्चा है, वो जो व्यक्ति है, वो जब जाता है तो जहां वो रहता था वो लोअर पार्ट है। ऐसे समझो शहर के बाहर, शहर की एक बाउंड्री होती थी, उसके अंदर सारा का सारा कंस्ट्रक्शन टाउन प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता था। वहां ग्रेट बाथ सिस्टम बना रखे हैं, सारे मकानों की हाइट एक जैसी, गलियां प्रॉपर, पानी का वेस्ट वाटर का आउटलेट और फ्रेश वाटर का इनलेट प्रॉपरली सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा था। कहां पर? सीतादल में, अप्पल पार्ट में। यहां पर सारे व्यापारी, सारे राजा, और राजा का मतलब जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, समिति के सारे लोग वो रहते थे जिनके पास वेल्थ थी। और लोअर पार्ट बोले तो झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका, जहां पर कोई प्लानिंग नहीं थी, जहां पर लोग अपने हिसाब से मिट्टी के मकान, घास फूस के मकान, और वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, और नदी से पानी लाना, और अपने सर्वाइवल के लिए सारे सिस्टम को मैनेज करना। लोअर पार्ट, ये सारे सारे प्रमुख शहरों का कॉमन बात है। टाउन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सीतादल एंड लोअर पार्ट। दीपांशु ये बात क्लियर हो गई? यस सर। तो जो ये अपर पार्ट है ना, उस अपर पार्ट में मोहनजोदाड़ो में कॉमन बात क्या निकली? खुदाई के दौरान जब हमने ये शहर को खोदा तो वहां हमें पता चला हर मकान में बाथ सिस्टम। तो लोगों की लाइफ डिसिप्लिन में आ चुकी थी। जैसे अरे बचपन में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, आपको कहा जाता है डेली आपको नहाना चाहिए, ऐसा आपको हैबिट बनाई जाती है जो आपकी बॉडी की फिटनेस के लिए अच्छा रहता है। तो उस जमाने में ग्रेट बाथ सिस्टम हर घर के अंदर। लेकिन ये घर का मतलब यहाँ सीता दल की बात हो रही है, अपर पार्ट की बात हो रही है, लोअर पार्ट तो झुग्गी झोपड़ियों वाला इलाका है। दीपांशु बात समझ में आ रही है? यस सर। यूनिकॉर्न, अरे मूवी में देखा होगा एक सींग वाला जानवर। बच्चे जल्दी जल्दी बोलो, यूनिकॉर्न। यस सर। एक सींग वाला जानवर, उस देखो आजकल तो है नहीं, आजकल तो एक सींग वाला गेंडा होता है। अरे अरे क्वेश्चन याद आ रहा है, राइनासोर, हिंदुस्तान में राइनासोर कौन से जंगल में पाया जाता है? मुझे मुझे पहले जंगल का नाम बताओ, फिर स्टेट का नाम। पूरी क्लास, राइनासोर, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर,
अरे गैंडा की बात कर रहा हूं, एक सींग वाला गैंडा हिंदुस्तान के कौन से जंगलों में पाया जाता है? क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन स्टार्ट हो गया करंट अफेयर्स का। अरे बोलो अनन्या, अनन्या, दीपांशु, दीपांशु आवाज आ रही है? आ रही है सर, नहीं पता। जंगल का नाम याद कर लो, काजीरंगा। स्टेट अब बता दो, स्टेट काजीरंगा कौन सी स्टेट में है? बोलते जाओ जी। आसाम, आसाम। सिंगल हॉर्न राइनोसोर हिंदुस्तान में कौन सी स्टेट में है सबसे ज्यादा? कहां पर? अरे बोलते जाओ। आसाम। आसाम। जंगल का नाम? अरे काजीरंगा। काजीरंगा। काजीरंगा, काजीरंगा। तो चीजें बहुत सारी टॉपिक के साथ साथ चलेंगी जिसको आपको याद रखना होगा। काजीरंगा आसाम के अंदर है, सिंगल हॉर्न राइनोसोर के लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। वापस आते हैं जी। तो यूनिकॉर्न उस जमाने में एक सींग वाला जानवर, अरे मूवी में दिखाया गया है, दीपांशु देखा है सिंगल हॉर्न यूनिकॉर्न? अरे जल्दी जल्दी यस बोल। सर। तो उस जानवर की पूजा की जाती थी, यूनिकॉर्न की पूजा की जाती थी, मोस्ट वर्शिप्ड एनिमल। उस जमाने में हमने पेड़ों की पूजा करनी शुरू कर दी थी, पेड़ का नाम पीपल, एनिमल जिसकी पूजा करते थे बुल, बर्ड जिसकी पूजा करते थे कबूतर, इसके अलावा सील। अरे सील पशुपति, सील बताओ क्या होती है? उस जमाने में खुदाई के दौरान हमें सील मिली, सील बोले तो अनन्या, सील बोले तो? सर एक ऑफिशियल स्टैम्प। स्टैंप, स्टैंप जिस जिस स्टैंप से हम बर्तनों के ऊपर छापा, अरे छापा खाना समझ में आता है, हिंदी बोल रहा हूं, कोई स्टैंप है उसको किसी भी चीज पे लगा दो तो वही का वही छप जाएगा एज इट इज। दीपांशु बात समझ में आ रही है? यस सर। तो सील मिली हमें, स्टैंप मिली, उसके ऊपर पशुपति की फोटो थी। ये पशुपति को ही वक्त बदलने पर कहा गया लॉर्ड शिवा। अरे पशुपति बोले तो अभी मैंने बताया क्या बोले तो? लॉर्ड, लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा। और ये जो पशुपति थे इनके ऊपर जो मुकुट था वो मुकुट पे दो सींग थे, दो सींग। अरे आपने अगर मूवी देखी है तो जो समिति मोहनजोदाड़ो, उसमें जो समिति का हेड था उसने एक विशेष प्रकार का मुकुट पहना हुआ था जिसके दो सींग लगे हुए थे। अरे देखिए नहीं देखी पिक्चर? जल्दी जल्दी बोलो जी। हाँ भैया। तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ सील के ऊपर पशुपति की फोटो थी, उस फोटो के ऊपर एक मुकुट था, लॉर्ड शिवा जिनके दो सींग थे। और साथ में पशुपति के साथ में एलिफेंट, टाइगर, बफेलो और राइनोसोर, इसकी फोटो थी। अरे पूछता है सील में क्या छपा हुआ था? क्या छपा हुआ था? पशुपति, जिसको बाद में लॉर्ड शिवा का नाम दिया गया आने वाले सिविलाइजेशंस में। उसके साथ साथ एलिफेंट, टाइगर, बफेलो, राइनासोर। पूछेगा कौन से चार जानवरों की फोटो थी? दीपांशु क्लियर है? पशुपति के साथ कौन से यस चार सर। जानवर? एलिफेंट, टाइगर, बफेलो, राइनासोर। इस जमाने में इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉमन बात थी, इन सभी शहरों में ये भूतों पर विश्वास करते थे, इविल फोर्सेस पर विश्वास करते थे। अरे अचानक कोई थंडर आया, अचानक भूचाल आया, जानवर मर गए, फसल तबाह हो गई, पानी का जलजला आया और पता चला शहर बर्बाद हो गया, तो ये कुछ विशेष प्रकार की शक्तियों में विश्वास रखते थे जिन्हें घोस्ट एंड इविल फोर्सेस बोला जा रहा है। अरे बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल लेके यस सर। बताता हूं, एग्जाम्पल लेके बताता हूं। पीपल की पूजा क्यों करते थे? अरे आपको मालूम है पीपल कौन सी गैस छोड़ता है? अरे जल्दी जल्दी बोलो। कार्बन डाइऑक्साइड। यस, सारे सुनना, देखो साइंटिफिक बात कर रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस जमाने में कोई इंसान रात को पीपल के पेड़ के नीचे सो गया होगा, बेहोश हो गया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो लोगों ने समझा यहाँ भूत है और लोगों ने उसकी पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी, धागे बांधने शुरू। अरे दीपांशु समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। तो घोस्ट और इविल फोर्सेस पर विश्वास करने लग गए, ट्री, एनिमल, बर्ड्स की पूजा करने लग गए। यूनिकॉर्न मोस्ट वर्शिप एनिमल है, याद करना है। अच्छा फायर एल्टर्स क्या होता है अनन्या? अनन्या फायर एल्टर्स? तो हवन हाँ करने वाली हवन जगह। कुंड। अरे हवन कुंड दीपांशु पता है, हवन कुंड अग्निवेदी जिसमें हवन करते हैं यस सामग्री सर। डाल के। तो भैया पहली बार खुदाई के दौरान हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में फायर एल्टर्स, हवन कुंड मिले। हवन कुंड बोले तो अग्निवेदी, जिसमें सामग्री डाल के वो हवन किया जाता। अरे हवन तो सबको समझ में आता है, हवन किया जाता है। तो उस जमाने में हवन करने की परंपरा शुरू हो चुकी थी। ये सब इन चीजों को देख के पता चल रहा है। दीपांशु यहां तक क्लियर है? चले आगे। दीपांशु,
अनन्या क्लियर है यहाँ यस तक? सर। आगे Yes, sir. देखते जाओ जी। अब ये कुछ में मेजर शहर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें खुदाई के दौरान मिले, उन शहरों को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूं जो आपको याद करने एग्जाम में कैरी हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा। हड़प्पा, अरे कुछ बातें यहाँ नहीं लिखी हुई तो आप लिख लेना पेपर में। सबसे पहली बात, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा। अब आपको याद करना है ये हड़प्पा कहां पर है? रावी नदी के तट के पास है। मुंट आजकल खुदाई, अच्छा यहां एक शब्द याद कर लो और लिख लो, दयाराम साहनी ने 1921 में खुदाई के दौरान इसकी खोज करी थी। अरे क्वेश्चन आएगा हड़प्पा की खोज किसने करी? दयाराम साहनी। ईयर पूछेगा 1921। ये हड़प्पा की साइट आजकल कहां पर है? पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट का, अरे तुम्हें मालूम है पंजाब का एक हिस्सा हमारे पास है इंडिया में और एक हिस्सा पाकिस्तान में। अरे जल्दी जल्दी बोलो जी, पाकिस्तान में भी पंजाब का हिस्सा है। यस सर। तो तो पाकिस्तान में जो पंजाब का हिस्सा है उसमें मुंटगुमरी डिस्ट्रिक्ट। तो देखो पेपर वाला किस तरह से एमसीक्यू पूछेगा, मुंटगुमरी बोल देगा तो वो टिक करना है, पंजाब इन पाकिस्तान बोलेगा तो वो टिक करना है, नदी की बात करेगा तो रावी नदी के तट पर है। किसने खोज करी थी? दयाराम साहनी ने। कौन से ईयर में खोज करी थी? 1921 में। लिख लो हड़प्पा के बारे में एक लाइन और, ये हड़प्पा की साइट आजकल कहां पर है? मुंटगुमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इन पाकिस्तान, रावी नदी के तट पर। और इसकी खोज किसने करी? बाय दया राम साहनी इन 1921। अनन्या बोलो, किसने हड़प्पा एक्सकेवेशन प्रोसेस में किसने खोज करी? Dayaram Sahani. इन 1921. और ये जगह आजकल कहां पर है? मुंटगुमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इन पाकिस्तान। याद हो गया? जल्दी बोलो जी। Yes, sir. आगे चलेंगे। मोहनजोदाड़ो। जब तक धोलावीरा खुदाई के दौरान हमें धोलावीरा वाला शहर नहीं मिला था, तब तक इन सारे शहरों में सबसे बड़ा शहर लार्जेस्ट शहर कौन था? मोहनजोदाड़ो। लेकिन धोलावीरा जब हमने एक्सकेवेशन प्रोसेस में, अरे कितने सारे शहर और भी होंगे जो जमीन के नीचे दफन होंगे, दबे हुए होंगे, और पता चले जब कभी इन फ्यूचर खुदाई करे तो कहीं से कोई शहर निकल आया। तो यहां पर सबसे लेटेस्ट साइट, मैंने सबसे नीचे वाली बात करी है, सबसे लेटेस्ट साइट कौन सी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की? धोलावीरा। सबसे बड़ी साइट कौन सी है? धोलावीरा। इसकी खोज किसने करी थी? जेपी जोशी ने। कब? 1967। अरे दीपांशु बात समझ में आ रही है? यस सर। इस साइट के खोजने से पहले सबसे बड़ी साइट मोहनजोदाड़ो थी, उससे पहले। लेकिन जीके का क्वेश्चन चेंज हो गया जैसे ही धोलावीरा 1967-68 में खोजा गया, और अब लार्जेस्ट साइट और लेटेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन धोलावीरा। मैं वापस आ रहा हूं मोहनजोदाड़ो में मैंने आपको याद करा दिया, इसका मीनिंग होता है माउंट ऑफ डेड। पेपर में अगर आ जाए इंग्लिश में बोलेगा, हिंदी में बताया था। दीपांशु बोलो हिंदी में। मुर्दों का टीला। अब ये इसकी खोज किसने करी थी? आर.डी. बैनर्जी। अरे आर.डी. बैनर्जी नाम रखने से, इतना शॉर्टकट में याद करने से काम चल जाएगा। पूरा नाम है रखलदास बैनर्जी। अरे पूरा नाम क्या बोला है मैंने दीपांशु? रखलदास बैनर्जी ने 1922 में ये शहर खुदाई के दौरान खोजा। 1922 में खोज हुई है इसकी। किसने खोजा? रखलदास बैनर्जी, आर.डी. बैनर्जी ने। और कहां पर है ये आजकल? इंडस रिवर के पास है, लारखना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध इन पाकिस्तान। अगर वो कंट्री की बात करें तो पाकिस्तान में, और कंट्री में कहां पर है? सिंध इलाके में, और सिंध में लारखना डिस्ट्रिक्ट। तो लारखना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध इन पाकिस्तान ये साइट है, एक्सकेवेटेड बाय रखलदास बैनर्जी 1922। इस साइट की खास बात, सारे शहरों की कॉमन बात बता चुका हूं, बढ़िया प्लानिंग थी कंस्ट्रक्शन की, बढ़िया प्लानिंग थी। यहां पर मोस्ट कॉमन बात है सभी मकानों में, अरे मकानों का मतलब मैं सिर्फ सीता दल की बात कर रहा हूं। दीपांशु समझ में आ गया? सीता दल बोले तो अपर पार्ट ऑफ द हायर पार्ट, अपर पार्ट, जहां प्लानिंग चल रही है, जहां इनलेट आउटलेट वाटर सिस्टम प्रॉपर्ली मेंटेन कर रखे हैं। और लोअर पार्ट बोले तो झुग्गी झोपड़ियों वाला इलाका। तो यहां पर ग्रेट बाथ सिस्टम डेवलप हो चुके थे, ग्रेनरी सिस्टम। उस जमाने में लोगों को एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जो फसल प्राप्त हो रही थी उसे उन्होंने स्टॉक करना शुरू कर दिया था।
दीपांशु बात समझ में आ रही है? वीट उगाया तो वीट को उन्होंने Yes, अपने sir. स्टॉक करना शुरू कर दिया था पूरे एक साल के लिए। उसके लिए उनके पास ग्रेनरी सिस्टम मिले। कंस्ट्रक्शन में भी जब हमने खुदाई करी तो हमें ग्रेनरी सिस्टम मिले अभी हर घर में। और यहाँ घर का मतलब सीटाडल, अपर पार्ट ऑफ द टाउन की बात हो रही है। ग्रेट बाथ सिस्टम मिले। अगली बात देखो, डांसिंग गर्ल ऑफ ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज का मतलब है मेटल का, पता चल चुका था, उसको लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया था। डांसिंग गर्ल ऑफ ब्रॉन्ज खुदाई के दौरान मिल रही है, का मतलब नृत्य। हिंदी समझ में आता है, डांस करना लोगों को आ चुका था। लोग डांस के द्वारा अपना एंटरटेनमेंट करते थे। बच्चे बात समझ में आ रही है दीपांशु? डांस, नृत्य एक कला है। ये कला, इस तरह की एक्टिविटीज लोग अपना आपस में एंटरटेनमेंट करना शुरू कर चुके थे। क्लियर है बच्चे? दीपांशु सर लास्ट में क्या बोला है ये डांसिंग गर्ल वाला? अरे खुदाई के दौरान मोहनजोदाड़ो के शहर में हमें ब्रॉन्ज की अलॉय की डांसिंग गर्ल मिली। अरे ब्रॉन्ज मेटल की डांसिंग गर्ल मिली। तो उससे हमें आइडिया लगा कि हमें उस जमाने में डांस करना आ चुका था। उस जमाने के लोग अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए डांस करते थे। अरे ये भी एक कला है। ओके ओके सर. अरे क्लियर है? मोहनजोदाड़ो में पशुपति सील मिली। अरे सील मूवी के अंदर दिखाया गया है, सील मिली जिसके अंदर क्या छपा हुआ था? पशुपति। और इसी पशुपति को बाद में क्या बोला गया? महादेव या शिवा। और इसके साथ 4 जानवर। अरे क्लियर है? सील में 4 जानवर थे इनके साथ। अरे क्लियर अनन्या? यस सर. Yes, sir. आगे चलते हैं। लोथल। लोथल ये भी शहर, इसकी खोज किसने करी? एस आर राव। भैया ये डिस्कवरी किसने करी है ये तो आता है, लेकिन ईयर आज तक कभी पूछा नहीं गया है। तो ईयर याद कर लो, अच्छी बात है, बट पेपर में कभी आया नहीं है ईयर। आपकी नॉलेज के लिए पूरा डाटा अपडेट कर रहे हैं। तो लोथल डिस्कवर्ड बाय एस आर राव इन 1954। 1954 में खोज हुई है, एस आर राव ने करी है। और ये लोथल कौन सी स्टेट में है अनन्या? कौन सी स्टेट में? जल्दी जल्दी बताएं। गुजरात। Gujarat. गुजरात के अंदर है। कौन सी नदी के किनारे पर है? भोगवा। और ये जो बात यहाँ लिखी हुई है ये सारे शहरों में कॉमन है। टाउन डिवाइडेड इन 2 पार्ट, अपर टाउन एंड लोअर टाउन। अपर टाउन को हमेशा आपके बुक्स और एमसीक्यू में सीतादल बोला जाएगा, लोअर टाउन। यहाँ पर एक बड़ी बात देखो, खोज के दौरान, अब ये अनकॉमन है तो लोथल के नाम से वो डॉकयार्ड यूज करेगा। दीपांशु डॉकयार्ड समझते हो क्या होता है? सर पोर्ट वगैरह जो होते हैं यहाँ पे सामान रखते हैं. हमें हमें पता चला डॉकयार्ड की हेल्प से, डॉकयार्ड जब खुदाई में मिला कि हम लोग शिप के माध्यम से व्यापार करने का काम एक देश से दूसरे देश में शुरू कर चुके थे। यानी हमारे यहाँ से बना हुआ सामान बाहर जाता होगा समुद्र के रास्ते, और दूसरे मुल्कों का सामान समुद्र के, दूसरे मुल्क बोले तो जो दूसरी सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, वहां से वहां की बनी हुई चीजें हिंदुस्तान में आती होगी थ्रू द शिप। अरे क्लियर है बच्चे? लोथल गुजरात में समुद्र का इलाका, समुद्र का तटवर्ती इलाका। क्लियर है बच्चे? यस सर. कालीबंगन। कालीबंगन ये खुदाई के दौरान जो शहर मिला, आजकल ये जगह कहां पर है बच्चों? राजस्थान में। ये राजस्थान में। इसकी खोज किसने करी? बाय बीबी लाल इन 1961। ये कौन सी नदी के किनारे पर है? घाघर रिवर। यहाँ खुदाई के दौरान हमें क्या मिला? हल, प्लोड फील्ड। यहाँ हमें हल मिला, लकड़ी के हल बनाकर हमने उससे खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया था। बच्चे क्लियर है? हल मिला, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को रिफ्लेक्ट करता है कि हमें खेती बाड़ी करना आ गया था। दीपांशु यस सर. आगे देखो, फायर अल्टर सभी बताया। हम हवन करना शुरू कर चुके थे, हवन करना शुरू कर चुके थे। अग्निवेदी, हवन कुंड। यहाँ राजस्थान में कालीबंगन में एक अनकॉमन बात मिली जो बाकी शहरों में नहीं थी। यहाँ पर जो कब्रें हैं, कब्रें, अरे कब्र समझते हो ना, जहाँ इंसान को दफनाया जाता है, तो जो कब्र है वो 2 प्रकार की मिली, सर्कुलर ग्रेव्स एंड रेक्टेंगुलर ग्रेव्स। रेक्टेंगुलर ग्रेव्स एंड सर्कुलर ग्रेव्स, यानी लोगों को दफनाया जाता था सर्कुलर ग्रेव्स में और रेक्टेंगुलर ग्रेव्स में। यहाँ एक बात और मैं बता दूं आपको जो यहाँ मैंने मेंशन करी नहीं है। राजस्थान में कालीबंगन साइड में जब हमने खुदाई करी तो जो कब्र मिली, कब्र में खुदाई करी तो लोगों की हड्डियों के साथ साथ एनिमल्स की हड्डियां, कुत्ते की हड्डियां भी मिली। तो यहाँ पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी था। तो जो वफादार जानवर उस इंसान के साथ रहते थे तो मरने के बाद उन जानवरों को भी इंसान के साथ ही दफना दिया जाता था, दफना दिया जाता था। क्लियर है बच्चे? दीपांशु? यस सर. धोलावीरा। धोलावीरा
ये साइट लूनी नदी के तट पर है, कच्छ इलाके में, गुजरात में। इसकी डिस्कवरी जेपी जोशी ने करी इन 1967-68। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है, सबसे लेटेस्ट साइट है। अरे क्लियर है बच्चों? इंडस वैली सिविलाइजेशन का खेल खत्म। करीब करीब 1000 सालों तक ये सभ्यता चली, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस रिवर के आसपास बहुत सारे शहर डेवलप हुए, जिसमें से खुदाई के दौरान हमें कुछ मिल चुके हैं, और ना जाने और कितने शहर इन फ्यूचर हमें खुदाई के दौरान मिल जाएं। कुछ डिजास्टर आया, कुछ जलजला आया, जिससे ये सारे शहर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो सारी खोज शेप को लेकर, अंडरस्टैंडिंग को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, वो सब खत्म हो गई। दीपांशु क्लियर है? यस सर। और शुरू हो रहा है वैदिक एज। अरे दोबारा से जीरो से दुनिया शुरू हो रही है। वो जितनी जानकारी थी वो सब तो क्या बन गया? अरे माउंट ऑफ डेड बोले तो, दीपांशु माउंट ऑफ डेड बोले तो मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला बन गया। कुछ जलजला आया और वो सब आज हम खुदाई के दौरान नीचे एक्सकेवेशन प्रोसेस में खुदाई के दौरान चीजें निकाल रहे हैं, और उससे जो जानकारी हासिल हो रही है उसको हम हिस्ट्री में लिख रहे हैं। वक्त बदला, शुरू हो रहा है वैदिक एज। वैदिक एज क्यों बोला जा रहा है? यहाँ पर वेद लिखे गए, यानी लिखना आ गया। अरे लिखना आ गया, वेद लिखे गए। मैंने बताया था 4 वेद लिखे गए, काउंटिंग पूछेगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अनन्या रिपीट करो चारों वेदों के नाम। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो मैंने बताया था वैदिक एज क्यों बोला गया, इसमें वेद लिखे गए। बोले तो लोगों को लिखना आ गया, लिखना आ गया। स्क्रिप्चर तैयार हो रहे हैं यहाँ पर। मैंने बताया था वेदों के बाद क्या लिखा गया? उपनिषद। उपनिषद लिखे गए। संख्या याद कर लो, 108। क्वेश्चन में टिक कर आएगा कितने उपनिषद है? 108। 108। यहाँ एक बढ़िया बात बता रहा हूं बच्चों, हमारे देश का नेशनल एम्बलम, जल्दी बताओ कौन बताएगा? कोई भी एक नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय चिन्ह। अरे जल्दी बताना है, पूरी क्लास सबको मालूम है। हे भगवान। टाइगर बने। है जी, क्या बोला है? 4 टाइगर। अरे टाइगर, अरे लॉयन बोल दो, लॉयन। हाँ। लॉयन, ये लॉयन हमने कहां से? हमारा देश आजाद हुआ है 1947 में, जिसके बाद हमारा नेशनल एम्बलम लॉयन है। लॉयन बोल दो, ये 4 की संख्या बोलने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है। 3 सामने नजर आते हैं, एक पीछे है, 4 लॉयन है। ये हमारा नेशनल एम्बलम है। ये हमने कहां से कॉपी करा? सारनाथ पर पिलर बनाया था। सारनाथ जगह का नाम है। पिलर किसने बनवाया था? अशोका ने। अशोका कौन है? मौर्यन डायनेस्टी का स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर। अरे अनन्या याद हो रहा है? मौर्यन डायनेस्टी का स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर अशोका। उसने सारनाथ में एक पिलर बनवाया। उस पिलर पे सबसे ऊपर टॉप पे 4 लॉयन थे, जिसको आजादी के बाद हमने नेशनल एम्बलम डिक्लेयर कर दिया। मेरी भाषा समझ में आती है अनन्या? लॉयन Yes, नेशनल। sir. सारे बच्चे ध्यान से सुनना, ये जो शेर बना रखे हैं हमने, जो हमारा नेशनल एम्बलम है, इसमें नीचे एक चक्र होता है। चक्र होता है। मेरा क्वेश्चन है, ये चक्र हमने अपने फ्लैग पर भी लगा रखा है, हमने नेशनल एम्बलम पर भी लगा रखा है। इसमें जो डंडियां हैं, मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, इसमें जो डंडियां हैं उसे बोलते हैं स्पोक्स। स्पोक्स, ये स्पोक्स कितनी होती है? जल्दी बताओ, इसकी गिनती कभी कम ज्यादा नहीं हो सकती। 24। यस, 24। सारे बच्चे याद कर लो, 24 स्पोक्स होती है। 24, अरे 24 डंडियां होती है इसके अंदर। तो ये याद कर लो, 24 स्पोक्स इस चक्र के अंदर। याद कराया नेशनल एम्बलम क्या है? लॉयन। लॉयन की संख्या पूछ ले, 4। ये हमने कहां से लिया? कहां से लिया? राजा की बात करें, अशोका। अशोका की डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी। उसने ये कहां बनवाया था? सारनाथ में पिलर बनवाया था ये। आगे भी देखो, जो हमारा ये नेशनल एम्बलम है उसके नीचे एक डायलॉग लिखा होता है। जल्दी बताओ पूरी क्लास, डायलॉग। करंट अफेयर्स का टॉपिक चल रहा है, डायलॉग क्या लिखा हुआ है? हाँ हाँ सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। हमारे इस नेशनल एम्बलम के नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। मेरा क्वेश्चन शुरू होता है, पहली बात याद करा दी, नेशनल एम्बलम के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। अब ये सत्यमेव जयते भी हमने कहीं से कॉपी करा होगा। नेशनल एम्बलम हमने लॉयन कहां से कॉपी करा है? सारनाथ, अशोका का पिलर है, मौर्यन डायनेस्टी का राजा है, वहां से कॉपी करा है हमने आजादी के वक्त। तो सत्यमेव जयते। हमने 108 उपनिषद बनाए हैं, 108 उपनिषद। इन उपनिषद में से एक उपनिषद का नाम है मुंडको उपनिषद। नाम याद करो बच्चों, मुंडको उपनिषद। अनन्या बोलो क्या बोला है मैंने? मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद से हमने लिया है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, क्लियर है बच्चों? याद हो गया? सत्यमेव जयते कॉपी फ्रॉम द मुंडको उपनिषद आउट ऑफ 108 उपनिषद।
और उपनिषद के बाद में लिखी गई 6 बुक्स जिसे बोला गया, अनन्या क्या बोला गया? मुंडको उपनिषद। अरे नहीं नहीं, अरे बच्चे, अरे वेदांगास, पिछली क्लास बोला था वेदांगास। उपनिषद के बाद क्या लिखे गए? वेदांगास। वेदांगास को बोलते हैं एंड ऑफ वेदास। अरे वेदांगास को क्या बोलते हैं? एंड ऑफ उपनिषद। नहीं नहीं, एंड ऑफ वेद। हाँ एंड ऑफ वेदास। ये 6 वेदांगास में 6 बुक्स लिखी गई हैं, ये सब मैं याद कराऊंगा। तो मैंने ये नेशनल एम्बलम की बात क्यों करी है? मुझे सत्यमेव जयते की बात बतानी थी। सत्यमेव जयते शब्द हमने कहां से लिया है? उपनिषद से। उपनिषद का नाम पूछ ले, मुंडको उपनिषद। उपनिषद की नंबर पूछ ले, दीपांशु कितने होते हैं? 108। वापस आ रहा हूं जी। वैदिक एज। सर ये सत्य में विजयते ऐसा ही है ना कुछ, कि यतो धर्मस्तु तो जय है, ऐसे कुछ होता है इसका? इस दुनिया में सत्य को जान लो, एनलाइटनमेंट आ जाएगा। एनलाइटनमेंट आ जाएगा। तो सत्य पर ये धरती टिकी हुई है, ऐसा हमारे वेदों में लिखा है। और सत्य क्या है? जो कभी परिवर्तित नहीं होता है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जो बदल जाता है वो सब असत्य है। जैसे आपकी बॉडी, अब देखो आपने कहा है तो मैं बोल रहा हूं, आपकी बॉडी जो इस दुनिया में अजर अमर अविनाशी है, कभी ना बदलने वाला, सिर्फ वही सत्य है। यानी सेल्फ रियलाइजेशन इज ओनली ट्रुथ। बोले तो सत्यमेव जयते, ऐसा वेदों का, उपनिषद का सार है। अरे बात समझ में आ गई? यस सर। तो हम डिटेल पर नहीं चलेंगे जी, अब कंक्लूड करते चलो। आपके घर वाले कहते हैं आप सदा सत्य बोलो, तो जो आप बोल रहे हैं वो एज ए लेमैन, छोटे छोटे बच्चों को कोई बात सिखा दी जाती है ना, तो कुछ ऐसा ही खेल है। एक्चुअली में ट्रुथ इज समथिंग एल्स, कुछ डिफरेंट है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। तो वैदिक एज की चर्चा कर रहे थे जी। तो वैदिक एज टाइम जोन मैंने सबको याद करा दिया इसमें, 1500 बीसी से 1000 बीसी। यहां फिर हमारा हिंदुस्तान में जीरो से खेल शुरू हो रहा है। आर्यंस आए हिंदुस्तान में, कहां से आए? कुछ हिस्टोरियन कह रहे हैं ईरान से आए, कुछ हिस्टोरियन कह रहे हैं साउदर्न मोस्ट पार्ट से ऑफ रशिया से आए। अरे रशिया बहुत बड़ा है। आपके लिए फिर जीके का क्वेश्चन है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कंट्री जिसका एरिया सबसे बड़ा है, अरे जल्दी बोलो। रशिया। 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 तो रशिया की साउदर्न मोस्ट पार्ट से लोग आए और उन्होंने उन्होंने हिंदुस्तान में नदियों के आसपास जो मोस्ट फर्टाइल लैंड है वहां पर रहना शुरू कर दिया। उसको क्या बोला जा रहा है? सप्त सिंधु रिवर। अरे डिक्शनरी मीनिंग मैंने लिख दिया है, किताबों में हिस्टोरियन ने वर्ड यूज करा है सप्त सिंधवा पे रहना शुरू कर दिया। बोले तो लैंड ऑफ 7 रिवर्स, बोले तो सिंधु रिवर, चिनाब, रावी, गंगा, जमुना, इन नदियों के आसपास का इलाका मोस्ट फर्टाइल लैंड, मोस्ट फर्टाइल लैंड। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज बहुत बढ़िया, एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो यहाँ पर ये साउथ रशिया से, ईरान, इराक से लोग आए और यहाँ पर आके बस गए और इन लोगों को बोला आर्यंस। समय की लिमिटेशन है बच्चों, टॉपिक को यहीं रोका जाएगा। इतना क्लियर हो गया दीपांशु? यस सर। तो कल की क्लास में इसको आगे चलाएंगे। थोड़ा सा रिवाइज करने का काम, ये जिम्मेदारी आपकी। अगली क्लास से जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगा तो सुनने का काम आपका रखा जाएगा और साथ साथ एमसीक्यू का टेस्ट भी रखेंगे जी। अभी के लिए इतना बहुत बच्चों। जय हिंद।